नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का। तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर सोनभद्र से है। संदिग्ध परिस्थितियों में घरेलू सिलेंडर में लगी आग लगने की घटना से परिजन सहित आसपास में मचा हड़कंप। आग लगने की घटना से एक व्यक्ति झुलसा। आग लगी सिलेंडर को घर से दूर निकाल कर बाहर किया गया है। आनन फानन में परिजनों द्वारा घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। घटना की ली गई जानकारी। अनपरा थाना क्षेत्र के डिबुलगंज क्षेत्र की घटना। खबर सोनभद्र से है, जहां नशीली दवाओं की बिक्री पर सपा कार्यकर्ताओं ने दिया ज्ञापन। आपको बता दें, सपा का आरोप है युवाओं में बढ़ रही लत और मेडिकल स्टोर पर बिना अनुमति बिक रहे इंजेक्शन। युवा तेजी से इंजेक्शन की लत हो रहे शिकार। कई मेडिकल स्टोर बिना अनुमति के भी युवाओं की नशीली दवाओं पर सुई बेच रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में नशीली कफ सिरप की बिक्री को लेकर कई लोगों को पकड़ा गया था। बावजूद इसके प्रशासन अभी भी अपना रहा ढुलमुल रवैया और साथ ही नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध बिक्री पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई। सपा का गंभीर आरोप है वैध और अवैध मेडिकल स्टोरों पर नशीली दवाओं का कारोबार जारी है। रॉबर्ट्सगंज मुख्यालय स्थित मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ कार्यालय पर प्रदर्शन कर सपा ने दिया ज्ञापन। के कार्यकर्ता आज जिला सीएमओ कार्यालय पर आकर ज्ञापन देने का काम किया और सोनभद्र और नगरीय क्षेत्रों में लगातार नशीली दवाएं इंजेक्शन धड़ल्ले से मेडिकल स्टोरों पर बिक रहा है। यहाँ के युवा नशीली दवाएं लेकर इंजेक्शन लेकर शिकार बन रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन यहाँ कार्रवाई नहीं कर रहा है। अभी हाल ही में देखिए, नशीली कफ सिरप को लेकर कितने लोग पकड़ाए गए, लेकिन सोनभद्र के मेडिकल पर खासकर लगातार अवैध मेडिकल भी चल रहा है नगर में, लेकिन मेडिकल पर युवा जा रहे हैं और इंजेक्शन का सुई दिया जा रहा है, नशीली दवाएं दिया जा रहा है। कुछ तो दवाइयां ऐसी हैं जो बिना अनुमति के दिया जा रहा है, तो इस पर रोकथाम करने की जरूरत है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मांग करते हैं। खबर चंदौली से है, जहां 3 दिन पूर्व हुए रोहित साहनी हत्याकांड का पुलिस ने किया पर्दाफाश। आरोपी संदीप यादव ने ईंट से कूचकर की थी रोहित की हत्या। आपको बताते हैं, स्कूटी पर बैठने को लेकर बड़ा था विवाद। तैश में आकर आरोपी ने उठाया था खौफनाक कदम। घटना के बाद आरोपी ने शव को निर्माणाधीन मकान में छुपाया था। सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपी की हुई पहचान। हत्या आरोपी संदीप यादव को उसके घर मड़िया गाँव पुलिस ने दबोच लिया। मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के मड़िया गाँव का मामला बताया जा रहा। सर, क्या है मामला? दिनांक 30 नवंबर 2025 को थाना क्षेत्र मुगलसराय के ग्राम मड़िया में श्री बनारसी पटेल के खाली प्लाट में एक युवक का शव मिला था, जिसकी कुछ देर के बाद बहादुरपुर के निवासी राज साहनी द्वारा बताया गया वह शव उसके भाई रोहित निषाद का है। उक्त संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पुलिस द्वारा पंजीकृत किया गया। तत्पश्चात घटना का सफल अनावरण करते हुए उक्त अभियोग घटना में सम्मिलित अभियुक्त संदीप यादव को, जो मड़िया का रहने वाला है, को गिरफ्तार करते हुए किया गया है। अभियुक्त द्वारा बताया गया कि स्कूटर पर बैठने की बात को लेकर के विवाद हुआ था, जिसके संबंध में उसके द्वारा उसे ईंट से चोट पहुंचाकर उसकी हत्या कारित की गई थी। इस संबंध में अभियुक्त को सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। चंदौली में संदिग्ध परिस्थिति में मिले शव की पहचान के बाद हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। एक बार फिर सीसीटीवी पुलिस का बना अमोघ अस्त्र। आपको बता दें, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मुख्य आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। संदीप यादव को पुलिस ने उसके घर मड़िया से किया गिरफ्तार। बारात में स्कूटी हटाने को लेकर बढ़ा था विवाद। हत्या की वजह आरोपी ने ईंट से ताबड़तोड़ वार कर रोहित साहनी को उतारा था मौत के घाट। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। ग्राम मड़िया में बनारसी पटेल के प्लॉट में एक युवक का शव मिला था, जिसकी कुछ देर के बाद शिनाख्त उसी बहादुरपुर गांव के निवासी राज पटेल द्वारा बताया गया कि मेरे भाई का शव है। तत्पश्चात पुलिस द्वारा राज पटेल की सूचना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना का सफल अनावरण उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त संदीप यादव, जो मड़िया गांव का ही रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी के साथ हुआ।
अभियुक्त द्वारा पूछताछ में बताया कि स्कूटर पर बैठने की बात को लेकर के विवाद हो गया था। इस कारण से वो ईंट के टुकड़े से उसके सिर में चोट पहुंचा करके उसकी हत्या कारित कर दी गई थी। अभियुक्त को हिरासत में लेकर सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। अन्य कार्रवाई प्रचलित है। खबर बहराइच से है, जहां बहराइच के विकास खंड तेजवापुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत केशवापुर मजरा करीबपुरवा में पकड़ा गया तेंदुआ। आपको बता दें, कई दिनों से आतंक का पर्याय बना तेंदुआ, जिसको वन विभाग की टीम ने पिंजरा लगाकर किया कैद। बीते दिनों एक महिला पर किया था हमला कर मार डाला था उसे। तेंदुआ पकड़ने के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। फर्जी मतदाताओं के मामले में मंगलवार को जांच करने टीम मौके पर पहुंची है और साथ ही मालूम हो कि उन्नाव नगर की बूथ संख्या 200 मोहल्ला पूरन के मकान संख्या 57 के पते पर 45 मतदाता दर्ज है। लेकिन बीएलओ ने मौके पर जांच की तो केवल 3 मतदाता उस मकान में मौजूद है। मकान मालिक ने बताया कि बाकी के 42 मतदाताओं को वह नहीं जानते हैं। आसपास के पड़ोसियों ने भी बताया कि बाकी के जो 42 मतदाता हैं उनको इन्होंने कभी भी इस घर में नहीं देखा। पूरे मामले का जब खुलासा हुआ तो अधिकारियों में हड़कंप मच गया और डीएम गौरांग राठी के निर्देश पर एईआरओ फहद बूथ संख्या 200 पर पहुंचे और साथ ही बीएलओ राजीव त्रिपाठी से पूछताछ की तो बीएलओ ने बताया कि मकान संख्या 57 पर केवल 3 मतदाता मिले हैं, 42 नहीं मिले हैं। इसके बाद एईआरओ मकान संख्या 57 पर पहुंचे और मकान मालिक कमलेश कुमार से भी पूछताछ की है। के लिए आए थे तो इसमें मकान नंबर 57 में देखा गया तो जो कमलेश कुमार जी जिनका मकान है उनके पत्नी और बेटे के अलावा अन्य लोगों के नाम थे, जिसकी आज उनसे भी पूछताछ की गई और यहाँ के जो लोग हैं उनसे भी इसकी जानकारी ली गई और जिसकी जो रिपोर्ट है वो मेरे द्वारा इसको ईआरओ साहब को सबमिट कर दी जाएगी। पड़ोसियों ने और मकान मालिक ने क्या बताया है आपको? उनके द्वारा यही बताया गया कि उनको जानकारी नहीं है इन लोगों की जो नाम सूची में है। फिलहाल उनके द्वारा इतना ही बताया गया। ये नाम लगभग कब से चढ़े हुए हैं सूची में? ये 2025 की सूची है, उसमें नाम है ये। बाकी इसकी अधिक जांच और इसकी करा के जितनी जांच यहाँ से प्राप्त हुई है अन्य डिटेल ये तहसील से इसकी डिटेल निकाल के और अधिक जानकारी जो है वो ईआरओ साहब को सबमिट कर दी जाएगी। मौके पे घर पे कितने लोग मिले सर, कितने नाम? घर पे 3 लोग जो जिनका नाम। मुरादाबाद सदर कोतवाली क्षेत्र के बुद्ध बाजार स्थित जीजी हिंदू कॉलेज में मंगलवार सुबह बड़ा हादसा होते होते बच गया। आपको बता दें, रोज की तरह कॉलेज पहुंचे अरुण कुमार त्यागी जो कॉलेज में शिक्षक के पद पर कार्यरत है। जैसे ही गेट के बाहर पहुंचे तभी एक युवक ने पीछे से उन पर चाकू से हमला बोल दिया। वारदात में शिक्षक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही कॉलेज परिसर में अफरा तफरी मच गई। मामले की जानकारी मिलते ही थाना सदर कोतवाली प्रभारी विजेंद्र सिंह, बुद्ध बाजार चौकी इंचार्ज सुनीता चौधरी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया है। रक्त रंजित हालात में घायल शिक्षक को तुरंत जिला अस्पताल भेजा गया, जहां उनका मेडिकल परीक्षण करवाया गया है। बताया जा रहा है कि शिक्षक की कमर में वार किया गया है और करीब 7 टाके आए हैं। फिलहाल स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस कुछ छात्रों से कर रही पूछताछ। पुलिस ने संदेह के आधार पर कुछ छात्रों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी शुरू कर दी है। वहीं घटना को अंजाम देने वाले युवक की तलाश की जा रही है और साथ ही यह बेहद निंदनीय घटना है। पुलिस को तहरीर देकर दी गई और साथ ही सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि जांच में पाया गया कि इस वारदात में कॉलेज के किसी छात्र का हाथ है तो तत्काल उसे कॉलेज से निष्कासित किया जाएगा और उसे आगे की शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश पर रोक की अनुशंसा की जाएगी। माहौल में तनाव, सुरक्षा उठे सवाल पर हमने कॉलेज के प्रशासन और छात्राओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल पुलिस जाँच जारी है और आगे की कार्रवाई में तेजी लगाई गई है। 9:20, 9:25 के आसपास जैसे वो गेट पर घुसे, किसी छात्र ने या लड़के ने, क्योंकि ड्रेस पे नहीं था वो कॉलेज की, इसलिए छात्र नहीं कह सकते, तो उसने उनकी कमर पर हमला किया किसी धारदार हथियार से और हमला करने के बाद तुरंत बाहर की तरफ ही भाग गया। जब टीचर अंदर आए कॉलेज के तब उन्होंने 5 मिनट के बाद उन्हें एहसास हुआ, उन्होंने देखा कमर पे कुछ लगा, उन्होंने देखा कि कमर पे खून आ रहा है। तब बाद में पता लगा कि कमर पे उनके किसी ने हमला किया है। तो सर ये कॉलेज का छात्र है, आपको कुछ पता चला कि कॉलेज का छात्र है या कोई अननोन पर्सन है? ये अभी कुछ कह नहीं सकते,
अभी कुछ ये इस बारे में कुछ पता नहीं है, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी है, बाकी जैसा भी होगा आगे पता लगेगा। पुलिस क्या आगे की कार्रवाई कर रही है? पुलिस ने उनके कुछ घर पे जाके घर का पता लगाया है, घर वालों से कुछ बात की है और अभी सुनने में आया कि वहाँ से कुछ उनके जो रिश्तेदार हैं उनको थाने पे बुलाया है। अच्छा, आपकी ओर से क्या रणनीति रहेगी आगे की? नहीं, अगर छात्र का नाम आता है तो उसको कॉलेज से रेस्टिकेट किया जाएगा और उसको आगे की परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा। ऐसे छात्रों का विद्यालय में कोई स्थान नहीं है। तो जो इस तरह की घटनाएं दे रहे हैं, अगर कोई परेशानी थी उसको शिक्षक से तो कह सकता था, अपने माता पिता से कह सकता था, लेकिन इस तरह की घटना को अंजाम देना ये तो उसकी ऐसी प्रवृत्ति को दर्शा रहा है जो हिंसक प्रवृत्ति है। ऐसे छात्रों का विद्यालय में प्रवेश उचित नहीं है। क्या सर वो इस घटना में शामिल अकेला ही था या उसका कोई अन्य साथी? नहीं, अभी तो वहाँ पे जिन लोगों ने बताया कि वो अकेला ही था। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया है आपको? पुलिस ने कहा है शीघ्र ही कोई ना कोई उचित कदम उठाए जाएंगे और जो भी है उसको पकड़ा जाएगा। उसके परिजनों को सूचना दी गई आपकी ओर से? हमारी ओर से नहीं दी गई, लेकिन पुलिस वालों ने बताया कि उसके परिजनों को सूचना मिल चुकी है। खबर हरदोई से है, जहां थाना कोतवाली देहात क्षेत्र अंतर्गत न्यू हाइट्स स्कूल में आयोजित वार्षिक खेल दिवस कार्यक्रम में 2025 का भव्य शुभारंभ मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा द्वारा किया गया। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के बच्चों ने विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सभी का मन मोह लिया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक महोदय ने अपने प्रेरणादायी संबोधन में छात्रों को खेलकूद में अनुशासन, टीम वर्क और साथ ही स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया है। साथ ही विजेता खिलाड़ियों को मेडल और प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया एवं उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी गई हैं। खबर मुरादाबाद से है, जहां सिविल लाइन स्थित जिला अस्पताल परिसर मंगलवार की दोपहर कर्मचारियों ने जोशीले नारों से गूंज उठा। स्वास्थ्य विभाग, फार्मेसी और शिक्षा विभाग के समेत विभिन्न सरकारी संगठनों के कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली और राष्ट्रीय नेताओं पर दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग को लेकर एकजुट होकर जोरदार प्रदर्शन किया है। वहीं करीब 2:30 बजे शुरू हुए इस प्रदर्शन में भारी संख्या में कर्मचारियों ने धरना दिया है और सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि यदि उनकी जायज मांगों को जल्द नहीं माना गया तो आंदोलन और भी व्यापक होगा। सड़कों पर उतरकर बड़ा संघर्ष किया जाएगा। 25 नवंबर दिल्ली आंदोलन बना टकराव का कारण। कर्मचारियों ने बताया कि विगत 25 नवंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर देश भर से लाखों सरकारी कर्मचारी और शिक्षक जुटे थे। सभी ने शांतिपूर्ण तरीके से पुरानी पेंशन बहाली की मांग को प्रधानमंत्री तक पहुंचाया है, लेकिन इस राष्ट्रीय आंदोलन के बाद केंद्रीय नेतृत्व और साथ ही 3 राष्ट्रीय अध्यक्षों पर सरकार द्वारा मुकदमे दर्ज कर दिए गए, जिस पर पूरे देश के कर्मचारी उबल पड़े हैं और साथ ही साथ सरकार ने डराने की कोशिश की है। हम और मजबूती से लड़ेंगे। और साथ ही फार्मेसी काउंसिलिंग के अध्यक्ष संदीप भुल्हा और साथ ही फार्मासिस्ट हेमंत चौधरी की अगुवाई में विरोध दर्ज कराते हुए कर्मचारियों ने कहा कि जो देश के लोग संविधान के अनुसार अपना अधिकार मांग रहे हैं उन्हीं में अपराधी बनाया जा रहा है और साथ ही यहाँ हिटलरशाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, हिटलरशाही, और साथ ही हम अपने नेताओं के साथ खड़े हैं। हेमंत चौधरी ने आगे कहा कि सरकार ने हमारी आवाज दबाने का काम किया है, लेकिन हम चेतावनी देते हैं कि एफआईआर वापस नहीं ली गई तो पुरानी पेंशन बहाली लागू नहीं की गई तो अगला आंदोलन इतना बड़ा होगा कि सरकार को झुकना ही पड़ेगा। उन्होंने बताया कि पुरानी पेंशन रोककर नई पेंशन प्रणाली लागू कर कर्मचारियों का भविष्य अंधकार में कर दिया गया है।
एफआईआर रद्द करने की मांग को लेकर कर्मचारी और शिक्षक अब प्रदर्शन कर रहे हैं, उस एफआईआर की प्रतियां जला रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो निर्दोष कर्मचारियों के ऊपर जो एफआईआर की गई है उसको वापस लिया। ये पुरानी पेंशन हमारा अधिकार है और इस लोकतांत्रिक देश में प्रत्येक नागरिक को अपनी आवाज उठाने का हक है। और 25 नवंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर जितने भी कर्मचारी और शिक्षक वहां थे, सब शिक्षित लोग थे, कोई भी अशिक्षित व्यक्ति वहां पर नहीं था। और एक शांतिपूर्वक तरीके से 10 बजे से 2 बजे वहां आंदोलन किया गया, 2 बजे उस आंदोलन को समाप्त किया गया। लेकिन उसके बाद कर्मचारियों की आवाज को दबाने के लिए, कर्मचारी मांग ना उठाएं, इसको भयभीत करने के लिए कर्मचारियों को ये एफआईआर की दर्ज कराई गई। हम सरकार के इस कृत्य की निश्चित रूप से निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि उस एफआईआर को तत्काल रद्द किया जाए, अन्यथा इस पूरे हिंदुस्तान के कर्मचारी और शिक्षक बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। यदि आपकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आगे की क्या रणनीति है? देखिए, पुरानी पेंशन बहाली की मांग हम तब तक करते रहेंगे, उसके लिए आंदोलन तब तक करते रहेंगे जब तक हिंदुस्तान के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन की व्यवस्था बहाल नहीं की जाती। हमको ना एनपीएस ना यूपीएस, कर्मचारियों को चाहिए हू बहू पुरानी पेंशन लागू करने के। और इसके बाद अगर सरकार उसको नहीं करती है, एफआईआर दर्ज नहीं करती है, तो निश्चित रूप से आगे बैठक करके आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी और एक बड़े आंदोलन की ओर कर्मचारी और शिक्षक जाएंगे। आपके द्वारा भी कुछ प्रोटेस्ट किया गया है आज? हाँ, जैसे आपको अवगति है कि 25 नवंबर को इस पूरे हिंदुस्तान का शिक्षक और कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग को लेकर लाखों की तादाद में पहुंचा और सरकार द्वारा उसके खिलाफ, हमारे कुछ नेता हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। क्या इस हिंदुस्तान में अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है? संविधान सबको बराबर का अधिकार देता है। एक शालीन तरीके से, सभ्य तरीके से आप अपनी बात रख सकते हैं। और जो पुरानी पिछले 1.5 दशक से हमारा मुद्दा है पुरानी पेंशन व्यवस्था का, उसको लेकर सब लामबद्ध थे। उसके बावजूद भी सरकार ने ये आवाज दबाने का काम किया। हमारे कुछ जो हमारे नेता उन पर एफआईआर दर्ज की गई, इसकी हम घोर निंदा करते हैं और सरकार से आग्रह करते हैं जो ये एफआईआर दर्ज की गई इसको तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए। अन्यथा की स्थिति में पूरे कर्मचारी, पूरे शिक्षक समाज लामबंद होके आगे बड़ा आंदोलन करने की तैयारी की मंशा सब लोगों की है और हम इससे भी बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं अगर ये एफआईआर रद्द नहीं होती। लगभग कितने कर्मचारी इस स्थिति से गुजर रहे हैं? जो एफआईआर हुई है वो 3 हमारे जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं उन पर एफआईआर हुई है और यही मांग है कि उनकी जल्द से जल्द जो एफआईआर है वो रद्द की जाए। उसी को लेकर आज पूरे हिंदुस्तान में सारे शिक्षक कर्मचारी ने उस एफआईआर की प्रति जलाई है, वो प्रदर्शन किया है और आगे की भी स्थिति में जब तक एफआईआर वापस नहीं होते लगातार ये आंदोलन चलता रहेगा और पुरानी पेंशन जो बहाली का आंदोलन है वो और मजबूती के साथ आगे बढ़ाए। खबर सीतापुर से है जहां गन्ने के खेत में मिले नाबालिग युवती के शव के मामले में पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। आपको बता दें, नाबालिग किशोरी ने घर में ही की थी आत्महत्या। परिवार वालों ने नाबालिग किशोरी के शव को गन्ने के खेत में ले जाकर फेंका था। दूसरे पक्ष के फंसाने के लिए पुलिस को दी गई थी। परिवार ने तहरीर दी थी। पुलिस ने किया घटना का कांड का बड़ा खुलासा। जनपद के तालगांव थाना क्षेत्र का पूरा मामला कॉन्फ्रेंस की गई, क्या कुछ जानकारी? दिनांक 25/11/25 को राम लखन निवासी ग्राम जनकपुरवा थाना तालगांव द्वारा सूचना दी गई थी थाने पर आकर कि उनकी बच्ची कहीं चली गई है, जिसके संबंध में थाना तालगांव में मुकदमा पंजीकृत किया गया और पुलिस ने टीमें बनाकर उनकी उस लड़की की खोजबीन शुरू की। इस पर मृतका के घर वालों ने भी खोज की तो उन्होंने करीब 2 घंटे बाद बताया कि मृतका का शव इस गन्ने के खेत में है, जिस पर तत्काल पुलिस और अन्य लोग पहुंचे। साथ ही उच्च अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के उपरांत विधिक कार्रवाई की गई, पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई हुई। लेकिन इस बीच सारे साक्ष्यों को परिस्थिति के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक एवं भौतिक साक्ष्य इकट्ठा किए गए और परिवारीजनों से वार्ता किया गया तथा 1-2 गवाहों के कलमबद्ध बयान भी माननीय न्यायालय में कराए गए, जिससे ज्ञात हुआ कि और मृतका के घर वालों ने भी स्वीकार किया कि जो बच्ची का जिसका शव मिला था उसने अपने कमरे में ही मृत अवस्था में पाई गई थी, जिसे घर वालों ने गन्ने के खेत में रखकर दूसरे के खिलाफ तहरीर दी थी।
है जहां सोनभद्र जिले के बभनी थाना क्षेत्र में बीते दिन शराब के नशे में धुत दो पतियों ने अपनी अपनी पत्नियों की पीट कर हत्या कर दी। ये दोनों घटनाएं अलग अलग गांव में हुई हैं, जिनमें से एक महिला की मौत घर पर हुई जबकि दूसरी ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। आपको बता दें पुलिस ने दोनों मामलों में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पहली घटना बभनी के चपकी गांव की है जहां शिव मूरत गोंड नामक व्यक्ति ने शराब के नशे में अपनी पत्नी प्रमिला गौड़ को डंडे से बुरी तरह पीटा है जिससे उसकी मौत हो गई मौके पर। घटना के बाद आरोपी पति ने स्वयं थाने पहुंचकर पुलिस को सूचना दी है और पुलिस ने पूरे पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दूसरी घटना बभनी थाना क्षेत्र के तेलजर गांव की है, रविवार रात की हुई है। आपको बता दें बबलू सुनील अगरिया ने आपसी विवाद के दौरान अपनी पत्नी फूलमती की बेरहमी से पिटाई कर दी है। पत्नी की हालत गंभीर होते देख बबलू उसे अस्पताल ले गया जहां डॉक्टरों ने उपचार के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया है। अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी ने बताया कि दोनों घटनाओं में संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और आगे की कार्रवाई भी विवेचना में है। प्रथम घटना ग्राम चपकी की है जहां शिवमूरत गौड़ ने शराब के नशे में अपनी पत्नी प्रमिला गौड़ की पीट कर हत्या कर दी। दूसरी घटना ग्राम तेलजर की है जहां बबलू और सुनील अगरिया ने शराब के नशे में मार पीट करके अपनी पत्नी फूलमती की हत्या कर दी। दोनों घटनाओं में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई है। प्रथम घटना चपकी की है उसमें मुलजिम की गिरफ्तारी की जा चुकी है। आगे की विस्तारात्मक कार्रवाई जारी है। खबर सीतापुर से है जहां रेउसा एसओ हनुमान तिवारी ने हिस्ट्री शीटरों की लगाई क्लास। 92 हिस्ट्री शीटर थाने में हाजिर देने पहुंचे। आपको बता दें रोजाना लोकेशन व फोटो भेजने का निर्देश दिया गया था। अपराध में लिप्त पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी। जनपद के थाना रेउसा का पूरा मामला। तो ये है कि आप सब लोग पंचायत चुनाव आ रहा है, आप सब ने पूर्व में कुछ ऐसा कर रखा कि आपकी हिस्ट्री शीट खुली है। किसी ने मर्डर किया, किसी ने लूट की, किसी ने चोरी की, डकैती की। हिस्ट्री शीट अच्छे लोगों की तो होती नहीं है, कुछ किए हो तभी खुला। तो पंचायत चुनाव आ रहा है, गांव का माहौल खराब नहीं होना चाहिए। अगर आप लोगों की वजह से आपके गाँव में कोई व्यवधान आया चुनाव को लेकर, राजनीतिक गुटबाजी कराया, मारपीट फर्जी हुआ, तो इतनी तगड़ी कार्रवाई होगी कि आप इतिहास बन जाओगे। एकदम क्लियर रहे। चोरी लूट डकैती छोड़ चुके हो तो छोड़ के रखना। अगर उसमें कोई मिली भगत है और संलिप्तता मिली, बहुत सख्त कार्रवाई होगी। दीजिए एक एक करके अपना आधार कार्ड, अपना मोबाइल नंबर अपडेट कराइए और वह नंबर दीजिए जो उपलब्ध हो। हमें आपकी जानकारी क्या है तो वहाँ से बात। खबर इटावा से है जहां जनपद इटावा की थाना इकदिल क्षेत्र अंतर्गत NH 19 पर मंगलवार दोपहर बड़ी खबर आपको बता दें, रसोई ढाबा के पास एक तेज रफ्तार पिकअप अनियंत्रित होकर अचानक सड़क पर पलटकर हादसा इतना जोरदार था कि आसपास अफरा तफरी मच गई और देखते ही देखते राहगीरों की भारी भीड़ जमा हो गई। पिकअप में जानवर की हड्डियां भरी हुई थी। जानकारी के अनुसार यह पिकअप चालक ने बताया कि इटावा और साथ ही इकदिल से लोड होकर उन्नाव कानपुर की ओर जा रहा था। वाहन स्थानीय लोगों ने थाना इकदिल में सूचना दी। मौके पर पहुंची इकदिल थाना पुलिस ने पिकअप को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। खबर महोबा से है जहां खेत में काम कर रही महिला की मौत। अचानक अचेत होकर गिरी महिला ने तोड़ा दम। खेत में बुआई का काम कर रही थी 43 वर्षीय महिला किसान भानुमती। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। 7 वर्ष पूर्व महिला के पति की सड़क हादसे में हो चुकी थी मृत्यु। महिला की मौत से 3 बच्चों और परिवार का रो रो कर बुरा हाल। पनवाड़ी थाना क्षेत्र के तुर्रा मुहार गाँव की घटना। शाहबाद नगर में लगातार बढ़ रहे बंदरों के आतंक से परेशान जनता को अब राहत मिलने की उम्मीद जगी है। उद्योग व्यापार मंडल शाहबाद के लिखित अनुरोध पर नगर पालिका परिषद ने शहर में बंदर पकड़ने का विशेष अभियान शुरू कर दिया है। नगर के कई मोहल्लों में स्थिति इतनी भयावह हो चुकी थी कि लोगों का दिनचर्या प्रभावित होने लगा। और जानकारी के अनुसार शाहबाद में लगभग हर वार्ड में 4 से 600 तक बंदर झुंड बनाकर घूम रहे हैं। रात के समय इतनी संख्या सड़कों पर आ जाती थी और ज्यादा हो जाती थी, जिससे लोगों को सुरक्षित निकल पाना भी मुश्किल हो गया था। बढ़ती घटनाओं को देखते हुए शाहबाद उद्योग व्यापार मंडल ने सामाजिक में कदम उठाते हुए नगर पालिका में बंदरों को पकड़कर सुरक्षित स्थान जंगल क्षेत्र में छोड़ने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। व्यापार मंडल की मांग पर
अधिशासी अधिकारी ने त्वरित संज्ञान लेते हुए लगभग 12 से 13 दिनों के भीतर बंदर पकड़ने का अभियान शुरू कर दिया है। व्यापार मंडल शाहबाद ने इस जनहितकारी कार्य के लिए नगरपालिका परिषद और उनका हृदय से आभार प्रकट किया है और कहा है कि भविष्य में भी ऐसे समाज हित के लिए उनका सहयोग हमेशा उन्हें मिलता रहेगा। खबर लखनऊ से है, जहां लखनऊ कमिश्नरेट के थाना बख्शी का तालाब का एडीसीपी उत्तरी गोपीनाथ सोनी द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान एसीपी बीकेटी ज्ञानेंद्र सिंह तथा थाना प्रभारी संजय कुमार सिंह के साथ थाने पर तैनात पुलिसकर्मी मौजूद रहे। एडीसीपी ने शिकायत रजिस्टर और साथ ही महिला हेल्प डेस्क, मालखाना और बीट ड्यूटी रजिस्टर, शस्त्र भोजनालय सहित थाना परिसर का निरीक्षण किया है। साथ ही एडीसीपी ने साफ सफाई, रखरखाव व अभिलेख सुरक्षा पर सख्त निर्देश दिए हैं। वहीं बीकेटी थाना परिसर में महिला थाना द्वितीय एक कमरे में चल रहे, जिसका एडीसीपी ने निरीक्षण किया। साथ ही एडीसीपी ने कहा कि तैयार महिला थाना की बिल्डिंग को जल्द ही पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से वार्ता कर जल्द ही हैंडओवर करने की प्रक्रिया की जाएगी। बक्सी तालाब का मेरे द्वारा अर्धवार्षिक निरीक्षण 2025 का किया जा रहा है। इसमें इनके मालखाने का, मेस, बैरक व अन्य चीज़ों को देख रेख की जा रही है। उद्देश्य केवल यही होता है कि हमारे थाने का रखरखाव कैसा है, अभिलेखीकरण सही हो रहा है या नहीं, और बाकी राजकीय संपत्तियों का या माल मुकदमाती का, उन सब का बारीकी से निरीक्षण किया जा रहा है। और बाकी निरीक्षण में जो भी चीज़ें होगी वो लिखा पढ़ी में जाएगी। उद्देश्य सिर्फ यही रहता है कि निरीक्षण से थाने की साफ सफाई हो जाती है, रजिस्टर मेंटेन हो जाते हैं। सर, देखा है महिला थाना हमारे वहाँ एक कमरे में चल रहा है, उसकी भी बिल्डिंग लगभग तैयार है, तो उसका जो है हैंड ओवर की प्रक्रिया पीडब्ल्यूडी से जल्द ही जानकारी लेके इसको जल्दी से करा दिया जाएगा। सर, क्या कुछ कमी निकल करके आई? हाँ, कुछ कमियां हैं, उसके लिए आदेश निर्देश दिया गया है, वो पूर्ण करा लिया जाएगा। खबर एटा से है, जहां तेज रफ्तार का कहर तेज रफ्तार ट्रक ने 2 बाइकों को रौंदा। बाइक सवार 3 लोगों की हुई दर्दनाक मौत, एक व्यक्ति हुआ घायल। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को कराया मेडिकल कॉलेज में भर्ती, मृतकों की बॉडी को भेजा पीएम हाउस। आपको बता दें, जानकारी के अनुसार मृतक और घायल बरेली से किसी शादी समारोह में लौटकर आ रहे थे वापस एटा। मृतक और घायल एटा कोतवाली नगर के पुलिया गरवी और साथ ही मोहल्ला एमपी नगर और देहात क्षेत्र कोतवाली के असरौली के निवासी हैं। यहाँ पर संदीप नाम की जो डेड बॉडी है, उनके यहाँ में मकान मालिक हैं वो। अच्छा। उनके यहाँ में किराए पे रहता हूँ। उनका एक्सीडेंट होने के कारण मौत हो गई। अच्छा। हाँ। क्या नाम था उनका? संदीप। कहाँ से आ रहे थे वो? वो आ रहे थे बरेली से। बरेली से। कहाँ एक्सीडेंट हुआ है? ये अमृतपुर पे हुआ, थाना मलेची में। थाना मलेची में, अच्छा। और लोग भी खत्म हुए कोई? हाँ, ये पीछे से ट्रक वाले ने 2 बाइकों को रौंदा है। अज्ञात ट्रैक्टर? नहीं, मालूम पड़ गया है पुलिस को। पुलिस ने ट्रक पकड़ लिया है। अच्छा। और ये जो और खत्म हुए उनके नाम आपको पता है? नहीं, वो एटाई के हैं, एमपी नगर के हैं, बताते। अच्छा। जैन लोग हैं। खबर वाराणसी से है, जहां वाराणसी पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। नशीले कफ सिरप मामले को लेकर बोले डिप्टी सीएम, किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। मामले में जो भी शामिल है उस पर कठोर कार्रवाई जरूर की जाएगी। कानून के हिसाब से सभी दोषियों पर कार्रवाई की जा रही है। अखिलेश यादव के द्वारा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया के आरोप पर डिप्टी सीएम का कटाक्ष। जब सपा सत्ता में रही है तो क्या होता था? बेटियां घबराती थी, गुंडाई होती थी। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से फ्रस्ट्रेशन में है। कांग्रेस को सूझ नहीं रहा है कि वह करे तो करे क्या। बिहार के चुनाव में घुसपैठियों को वोटर लिस्ट से बाहर किया गया और इसीलिए अब अखिलेश यादव के पेट में दर्द हो रहा है। सभी रेलवे, सेना की भी टीमें इसमें प्रतिभाग कर रही हैं। और कुछ विशेष अभी उद्घाटन के बारे में अगली बार हम आपको बताएंगे। अभी बन तय कर रहे हैं हम लोग। जैसे ही सूचना फाइनल होगी आपको हम सूचना करेंगे। आज काशी तमिल संगमम में माननीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय तमिलनाडु के राज्यपाल, माननीय पुडुचेरी के उपराज्यपाल और हम सब लोग उसमें प्रतिभाग करने वाले हैं। मैं काशी तमिल संगमम के
शुभारंभ के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। हम सब जानते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत की जो सनातन संस्कृति है उसको एक सूत्र में पिरोने का काम कर रहे हैं। देखते होंगे कि जिस ढंग से आदरणीय प्रधानमंत्री जी मन की बात के कार्यक्रम में अक्सर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक गांव गरीब की बातों को चर्चा करते हैं, और आज हम देख रहे हैं कि काशी बाबा भोलेनाथ की नगरी है और जो तमिलनाडु प्रदेश है वो भी बाबा भोलेनाथ का ही राज्य है, जहां रामेश्वरम में भगवान श्री राम ने बाबा भोलेनाथ की स्थापना की, तो काशी विश्वनाथ देवादिदेव महादेव हैं। दोनों की संस्कृति हमारी विरासत एक जैसी है, बोली भाषा भिन्न होने के बावजूद भी हम सब एक परिवार का सदस्य हैं, और ये संगम चौथी बार आयोजित करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में संपन्न हो रहा है। ऐसे अवसर पर मैं काशी में अपने तमिलनाडु परिवार से आए हुए सभी भाई बहनों का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। इसमें विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियां, खान पान के संबंधित और हमारी सांस्कृतिक विरासत का आपस में आदान प्रदान होने वाला है। मैं भी पहुंच रहा हूं। देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से फ्रस्ट्रेशन में है। कांग्रेस पार्टी नेतृत्व को सूझ नहीं रहा, करे तो क्या करे। कांग्रेस पार्टी के हाथ जिस ढंग से लोकतंत्र की हत्या में सने हुए हैं, कांग्रेसियों ने ही देश पर आपातकाल थोपा था। राहुल गांधी जी को चाहिए पूरे देश में घूम घूम करके देश पर इमरजेंसी लागू करने के लिए, संविधान की हत्या करने के लिए देश के लोगों से गांव-गांव जाकर माफी मांगे। देखिए, देखिए अखिलेश यादव जी जानते हैं, उनको अपनी बात याद आ रही है। जब जब सपा सूबे में सत्ता में रही है, देख सपाई बिटिया घबराई, प्लाट मकान दुकान कब्जा करना, हत्या लूट डकैती बलात्कार, यह सब समाजवादी पार्टी की रिजीम में होता था। बिहार में आरजेडी के जंगल राज को बिहार के लोगों ने नकार दिया है, और वही उत्तर प्रदेश में 27 में होने वाला है। कभी भी समाजवादी पार्टी के जंगल राज को प्रदेश के लोग स्वीकार नहीं करेंगे। देखिए, उसमें जांच चल रही, कड़ी कार्रवाई होगी, कोई दोषी बचेगा नहीं। अखिलेश यादव एसआईआर को लेकर गाना निकाले। देखिए, एसआईआर को लेकर उनके पेट में इसलिए दर्द हो रहा है कि बिहार में जिस ढंग से घुसपैठियों को बाहर करके निष्पक्ष मतदाता सूची का प्रकाशन हुआ, चुनाव हुआ, आप सब जर्नलिस्ट हैं, एक भी कंप्लेंट आपके समक्ष आया हो बताइए। भारत निर्वाचन आयोग निष्पक्ष पारदर्शिता के साथ मतदाता सूची का निर्माण कर रहा है, और हम सबका दायित्व है, पुनीत दायित्व है कि भारत के नवनिर्माण में भारतवासियों का ही हाथ हो, घुसपैठिए निकाले जाएं, ये हम सबका सामूहिक दायित्व है। देखिए, जो भी दोषी है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कानून के। थाना अरवल क्षेत्र की शेखपुर गांव में दो पक्षों के बीच हुए विवाद ने गंभीर रूप ले लिया है, जिसमें एक युवक को उसके चचेरे भाई ने धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। आपको बता दें, घायल युवक को प्राथमिक उपचार के बाद लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया, जहां उसकी स्थिति नाजुक बताई जा रही है। घटना शेखपुरा निवासी अनंत राम पुत्र धर्मपाल के साथ हुई है, जो खेत की ओर जा रहा था। रास्ते में उसके चचेरे भाई रामजी पुत्र सोनपाल ने उस पर धारदार हथियार से अचानक हमला कर दिया। हमले में अनंत राम गंभीर रूप से लहूलुहान हो गया है। ग्रामीणों की सूचना पर थाना अरवल पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घायलों को पहले हरपालपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, और साथ ही हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे हरदोई जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। आपको बता दें, मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना अध्यक्ष अरवल प्रभारी निरीक्षक ने आरोपी रामजी पुत्र सोनपाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। घटना के संबंध में पुलिस ने विधिक कार्रवाई करते हुए संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज हेतु सीएचसी हरपालपुर लाया गया, वहां से जिला अस्पताल भेजा गया, वहां से बेहतर इलाज हेतु ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया गया। मजरूह की माता की तहरीर पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त राम जी को हिरासत पुलिस में ले लिया गया है। खबर मैनपुरी से है, जहां समाजवादी पार्टी के संरक्षक प्रोफेसर राम गोपाल यादव आज भोगांव के एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। उन्होंने जहां मीडिया से बातचीत में केंद्र सरकार और एसआईआर प्रक्रिया पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमने चुनाव आयोग से एसआईआर की अवधि 3 महीने बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन सिर्फ 1 हफ्ते का समय बढ़ाया गया है। बीएलओ पर भारी दबाव बन रहा है। फॉर्म भरो। इसके बावजूद हमारे कार्यकर्ता मैदान में शानदार काम कर रहे हैं। पीएम मोदी पर भी निशाना साधा गया। आपको बता दें, प्रधानमंत्री के बयान, राम नहीं डिलीवरी चाहिए।
पर उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए बोले, मणिपुर में इतना अन्याय हुआ है लेकिन प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला है। उनका ध्यान देश की समस्याओं पर है ही नहीं। सदन न चलने देने के आरोप पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि एसआईआर से बड़ा और मुद्दा कोई और नहीं है। कैटेगरी सी पर विवाद पर भड़के रामगोपाल ने कहा कि मैं 1967 से वोट डाल रहा हूं, लगातार सांसद हूं और फिर भी एसआईआर में मेरा नाम कैटेगरी सी में डाल दिया गया है। अखिलेश, शिवपाल और इटावा के सभी सांसदों के नाम भी गलत डाले गए हैं। यादव ने तंज कसा, गलती पहले करो फिर जनता से ठीक कराओ। उन्होंने साफ कहा है कि एसपी लड़ाई सड़क से संसद तक जारी रखेगी और एसआईआर को लेकर सियासत अपने चरम पर है और समाजवादी पार्टी इसे जनता की पहचान पर हमला बता रही है। इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि आप बीएलओ की मौतें जो है कि वो ड्रामा है। ऐसा है, प्रधानमंत्री का तो आप देख रहे थे मणिपुर में क्या हो रहा था। मणिपुर से जितना अन्याय कहीं हिंदुस्तान में नहीं हुआ। एक शब्द कभी प्रधानमंत्री नहीं कहा, पूरा सेशन खाली चला गया। हम लोग मांग करते रहे कि प्रधानमंत्री आए, बयान दें, लेकिन बोले नहीं करते। वे इधर चले जाएंगे, उधर चले जाएंगे, दुनिया की दूसरी राजधानियों में चले जाएंगे, लेकिन हिंदुस्तान में क्या हो रहा है उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। इसलिए अब वो जो कहते हैं उसको कोई नोटिस दे नहीं रहा। संसद में विपक्ष आरोप लगा रहा है, बीजेपी आरोप लगा रही है कि सदन को विपक्ष चलने नहीं दे रहा है। देखिए ऐसा है, एसआईआर से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई सदन में मुद्दा नहीं। मैंने ऑल पार्टी मीटिंग में कहा था कि जो आप 12-13 विधेयक ला रहे हैं, इनका जनता से, आम जनता से कोई वास्ता नहीं, कोई संबंध नहीं। ऐसे हैं जो कुछ व्यापारियों के हित में संशोधन करना, ये करना, वो करना, आम पब्लिक से संबंध तो कोई है ही नहीं। विधेयक ला ही नहीं रहे कोई आम जनता के लिए। तो पहली बार है कि आयोग का काम आप पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स को करना पड़ रहा है एसआईआर जैसे कार्यक्रम में। देखिए ऐसा है कि सन 52 से ये चल रहा था जी। हर चुनाव के बाद वोट बढ़ता था कि नहीं था जी। मरे हुए लोगों का वोट कट जाता था, विस्थापित हो गए लोग, उनका वोट कट जाता था। कभी इस तरह का सिस्टम हो ही नहीं, जरूरत ही नहीं थी, कोई आवश्यकता नहीं थी। ये तो तरीका निकालते हैं कि लोगों को कैसे वोट काटे जाएं। तो अब जिसका वोट नहीं होगा, इन्होंने कहा कि ये नागरिकता की पहचान है, जिसका वोट नहीं है वो नागरिक नहीं। मान लो आपने गलती से फॉर्म नहीं भर पाया, आपके बाप दादे 7 पुश्तों से यहाँ रह रहे, फॉर्म नहीं भर पाया तो आप नागरिक नहीं। नागरिक नहीं है तो घुसपैठिए हैं, घुसपैठिए हैं तो सरकार खिलाफ है तो आपको बांग्लादेश में भेज दे, पाकिस्तान में भेज दे या सिंगापुर में भेज दे। क्या लगता है संवैधानिक अधिकार छीनने का प्रयास किया जा रहा है? संवैधानिक अधिकार बचे कहाँ है? जब जीने का अधिकार ही असुरक्षित हो गया तो फिर अधिकार बचे ही कहाँ? आप कह रहे थे कि इसमें अधिकारी। खबर मुरादाबाद से है, जहां शॉर्ट सर्किट से लगी आग, पुलिस वर्दी टेलर की दुकान में लगी आग। आपको बता दें कि विजय विला कॉम्प्लेक्स जेल रोड पर बनी है ये दुकान। लाखों रुपए के नुकसान की आशंका। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। आपको बता दें बारादरी के रहने वाले मुबारक अली की है यह दुकान। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के जेल रोड की पूरी घटना। जी जी, अमन टेलर भाई साहब पता नहीं, शॉर्ट सर्किट दुकान बंद थी, बस उसके अंदर जी लगी, जो भी कुछ अंदर वर्दी की दुकान है। जी हाँ, नहीं एक ही दुकान में लगी, बस एक। अंदर 8 दुकान है। जी हाँ, ये अभी की है, बस आधा घंटा पहले की। ये कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है। ये गाड़ी आई है अभी तो, हाँ 2 गाड़ी आई है ना। अभी कुछ को इसका नहीं कह सकते, कोई आइडिया नहीं है। नहीं हमारी नहीं है, हमारे भाई हैं बड़े अंदर पड़ोसी। खबर वाराणसी से है, जहां बनारस की सुबह गंगा की लहरें और उस पर कलवर करते नजर आए और साथ ही हजारों विदेशी परिंदे। नजारा ऐसा मानो आसमान से सफेद चादर गंगा की लहरों पर उतर आई हो। नवंबर की शुरुआत के साथ ही काशी के घाटों पर साइबेरियन पक्षियों का डेरा जमना शुरू हो गया है। रूस और साथ ही साइबेरियन और मध्य एशिया की कड़ाके की ठंड से बचने के लिए ये पक्षी हर साल हजारों किलोमीटर का सफर तय करते और भारत आते हैं।
आमतौर पर ये नवंबर के अंत में आते हैं, लेकिन इस साल अक्टूबर के आखिरी हफ्ते से ही कुछ इनका आगमन शुरू हो गया है, जो पर्यावरणविदों के लिए भी एक अच्छा संकेत है। इन पक्षियों के आने से न सिर्फ घाटों की खूबसूरती बढ़ी है, बल्कि स्थानीय नाविकों के चेहरे यानी बोटमैन के चेहरे पर भी खुशी दिखाई दी है, उनके चेहरे खिल उठे। पर्यटकों की भी भीड़ इन पक्षियों को करीब से देखने के लिए, दाना खिलाने के लिए नावों की सवारी कर रही है, जिससे नाविकों की आमदनी में भी इजाफा हुआ है। और ये सवरिया पक्षी है, जैसे शिवरात्रि तक और होली तक लंका में थोड़े थोड़े धीरे धीरे चली जाती हैं और काफ़ी दूर से आती है। तो गुरुजी ये कहाँ से आती है? ये साउथ समझ लीजिए विदेश से आती हैं। वहाँ जैसे गर्मी होता है तो यहाँ ठंडी होता है, यहाँ ठंडी होता है वहाँ गर्मी होता है। मौसम एक प्रकार का कहीं नहीं होता है भारत देश में। तो जैसे यहाँ पे काशी में उत्तर भारत में काफ़ी ठंडी है और ठंडी के हिसाब से चिड़ियाँ यहाँ दिखती हैं। तो गुरुजी इनका प्रिय भोजन क्या रहता है? ये जैसे बेसन का सेव आता है, वो सेव ये खाती हैं, शुद्ध शाकाहारी हैं ये। तो गुरुजी दूर दूर से लोग यहाँ पर इसको भोजन खिलाने के लिए? जी काफ़ी समझ लीजिए गंगा घाट पे तो टूरिस्ट लोग आते हैं और गंगा घाट के सभी घाट में पर्यटक टूरिस्ट घूमते हैं और जो ये चिड़िया पे आती हैं तो उनको आओ 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 करते हैं और चिड़िया अपने हाथ से भी ये दाना खाती हैं। तो काशी में ये देखने में भी अच्छा लगता है, अद्भुत चीज़ है। उन लोग व्यापार नाव वाले को व्यापार भी मिल जाता है, जो गरीब व्यक्ति हैं जिसको नहीं व्यक्ति व्यापार है वो व्यापार यहाँ पे लगाते हैं और उनको सेव 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये सेव वगैरह मिलती हैं। खबर बदायूं से है, जहां जनपद बदायूं में संदिग्ध परिस्थितियों में व्यक्ति की हुई मौत। खेत पर ट्रैक्टर चलाते समय बिगड़ी थी हालत। आपको बता दें, सूचना मिलते ही परिजनों ने डॉक्टर से कराने गए उपचार। डॉक्टर ने उपचार करने से पहले ही कर दिया था मृत घोषित। मृतक 38 वर्षीय दिनेश चंद्रपुत्र तोताराम निवासी कस्बा आसफपुर थाना फौजगंज बेटा का रहने वाला था। परिजनों ने लगाया अपने ही पड़ोसी पर विषाक्त पदार्थ देने का आरोप। व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद परिजनों ने दी पुलिस को सूचना। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मुरादाबाद से अगली खबर है, जहां थाना मुरादाबाद मैनाठेर क्षेत्र में मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया जब खुद को पत्रकार बताने वाले एक युवक ने एक डॉक्टर को ब्लैकमेल कर 1 लाख रुपए की रंगदारी मांग डाली। जी हां, धमकी और दबाव से परेशान डॉक्टर ने आखिरकार पुलिस की शरण ली और पूरी घटना की शिकायत थाना मैनाठेर में दर्ज कराई है। जांच में सामने आया कि आरोपी का नाम कपिल ठाकुर है, जो जिला संभल के बेतला गांव निवासी है। आरोपी कपिल कुछ दिनों से डॉक्टर को झूठी खबर चलाने और प्रतिष्ठान खराब करने की धमकी देकर मोटी रकम की उगाही कर रहा था। डॉक्टर पर लगातार मानसिक दबाव बनाया जा रहा था और इसी दबाव में आकर डॉक्टर ने 20,000 रुपए आरोपी को भी दिए थे, लेकिन जवाब में आरोपी ने रकम बढ़ाकर पूछे 1 लाख रुपए की मांग रख दी और दोबारा धमकी दी है। तभी डॉक्टर का सब्र टूट गया। डॉक्टर ने सीधे थाना मैनाठेर पहुंचकर पूरे मामले की तहरीर पुलिस को सौंपी है और तुरंत हरकत में आई पुलिस ने जाल बिछाकर आरोपी को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के मोबाइल और अन्य सबूत भी कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। जिला अस्पताल में मेडिकल परीक्षण के बाद आरोपी को थाने में पूछताछ के लिए रखा गया है। पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे होने की संभावना बताई जा रही है। पुलिस को शक है कि आरोपी किसी ब्लैकमेलिंग गैंग का हिस्सा हो सकता है, जो डॉक्टर्स, व्यापारी व आम लोगों को पत्रकारिता की आड़ में धमका कर वसूली करता है। थाना मैनाठेर प्रभारी ने बताया कि कपिल ठाकुर नामक आरोपी खुद को पत्रकार बताकर डॉक्टर से रंगदारी मांग रहा था। डॉक्टर की तहरीर पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया और आगे की कार्रवाई की जाएगी। खबर मथुरा से है, जहां मथुरा जिलाधिकारी ने की अपील, अपना SIR फॉर्म भरे, कंप्लीट करें, नहीं तो देना होगा नोटिस का जवाब। अब आप भी कटने से बचना है तो मतदाता सूची में अपना नाम करें। आपको बता दें, मथुरा में SIR अभियान में अब तक 73.27% प्रतिष्ठित फॉर्म फीड किए गए हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित विशेष प्रकार पुनरीक्षण अभियान SIR का मथुरा जनपद के मतदाता तेजी से हिस्सा लेकर उसे भर रहे हैं। जिले में मतदाताओं में फॉर्म कम्युनिस्टीकृत कर दिए गए हैं और साथ ही टोटल वोट का 73.27% भागीदारी को दर्शाता है। मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने बताया कि अभियान अब अंतिम चरण में है। जो मतदाता अभी तक फॉर्म जमा नहीं कर सके हैं, वे 6 दिन शनिवार और या तो फिर 7 दिसंबर को मतदान केंद्रों पर आयोजित महा कैंप में जाकर जमा कर सकते हैं। भर करके वापस दिया है और लगभग 40% लोगों ने अपना फॉर्म नहीं दिया है। पहले 4 दिसंबर तक अंतिम तिथि थी,
आयोग ने ये तिथि बढ़ा दी है, परंतु हमारे बीएलओ, हमारे सुपरवाइजर, हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट हर 50 बूथ पर एक एक डिप्टी कलेक्टर लगे हुए हैं। दिन रात लोगों के बीच में जाते हैं कि आप अपना गणना प्रपत्र भर करके दे दीजिए, परंतु कहीं ना कहीं लोगों के द्वारा सहयोग नहीं किया जा रहा है। मैं आप लोगों को इसीलिए बैठक आज ये आयोजित की गई है कि हमारे मीडिया बंधु भी लगें और जो वोटर्स हैं वो अपने गणना प्रपत्र भर करके हमको तत्काल वापस कर दे ताकि उनका डिजिटाइजेशन कर दिया जाए। नहीं तो 4 कैटेगरी है, मृतक, डुप्लीकेट, परमानेंट शिफ्ट और नॉन ट्रेसेबल। उन कैटेगरी में उनका नाम चला जाएगा और मतदाता सूची से उनका नाम बाहर हो जाएगा। मैं पुनः रीइटरेट कर दे रहा हूं कि यदि आपके द्वारा गणना प्रपत्र अगले 2 दिनों में नहीं दिया गया तो अगर आपके विरुद्ध आपका नाम वोटर लिस्ट में शामिल होने से रह जाता है, इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। मैंने पूरे जनपद में शनिवार और रविवार को प्रातः 10 बजे से शाम को 4 बजे तक के लिए मेगा कैंप, यानी वहाँ बीएलओ भी रहेंगे, वहाँ सुपरवाइजर भी रहेंगे, वहाँ वॉलेंटियर्स भी रहेंगे, वहाँ बीएलए भी रहेंगे और वहीं कंप्यूटर आदि रहेगा। वहीं आप आकर के यदि किसी कारणवश नहीं भर पाए हैं, सैटरडे और संडे 2 दिन का अवकाश होता है, आकर के अपने मेगा कैंप पे अपना इनोमरेशन फॉर्म आप भर करके बीएलओ को दे सकते हैं। दूसरी चीज, जो लोग डेड हैं, शिफ्टेड हैं, डुप्लीकेट हैं या ढूंढे नहीं मिल रहे हैं, बूथवार उनकी सूची बनाई जा रही है, खुली बैठकें आयोजित की जा रही हैं। खुली बैठक में उनका नाम पढ़ करके सुनाया जा रहा है, वहाँ के प्रधान से, वहाँ के उप प्रधान से, वहाँ के सदस्यगण से, नगर पंचायत है तो वहाँ के पार्षदगण से और वहाँ के गणमान्य नागरिकों का भी दस्तखत हम लोग करवा रहे हैं। 3 पार्टियों ने, भारतीय जनता पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने और बहुजन समाज पार्टी ने मथुरा में बीएलए नियुक्त किए हैं। अन्य किसी दल ने यहाँ बीएलए नियुक्त नहीं किया है। हम लोगों ने बार-बार मीटिंग करके उनसे आग्रह किया था, क्योंकि बीएलए जो होता है उसको अपने क्षेत्र की ज्यादा जानकारी होती है, वो इस एसआईआर में हमारा सहयोग कर सकते हैं। अभी समय है। मैं पुनः सभी से विनम्र निवेदन करता हूं, मथुरा वासियों से, ब्रजवासियों से, कि अपना वोटर जिनका 2025 में नाम है वो फॉर्म भर करके अपने बीएलओ को तत्काल दे दें। उनकी मैपिंग भी होनी है, क्योंकि 2003 में पहले एसआईआर हुआ था, उसमें उनके पिताजी का, स्वयं का, माता का, नाना का, नानी का या ऐसे किसी भी व्यक्ति का जो उनके परिवार का है, उनके रिलेटिव है, उसका डिटेल दे देंगे तो उनकी मैपिंग हो जाएगी। फिर बाद में जब ड्राफ्ट का पब्लिकेशन होगा तो उन्हें नोटिस नहीं जाएगा। अन्यथा अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उसके बाद उनको नोटिस भी दिया जा सकता है। दूसरा ये कंफ्यूजन है कि इस प्रक्रिया में बीएलओ कोई पेपर मांग रहा है, किसी को कोई प्रपत्र इस इनोमरेशन फॉर्म के साथ भर करके नहीं देना है। जो जानकारी मांगी जा रही है वो केवल लिख करके दे देना है। ये सिंपल सी प्रक्रिया है। अपने व्यस्ततम जीवन से 10 मिनट निकालिए अपने देश के लिए, अपने लोकतंत्र के लिए, और अपना जो आपका बीएलओ है वो आपके ही परिवार से है, उसको भी आप समझिए कि आपके परिवार का अगर कोई दूसरी जगह बीएलओ बना हुआ है और आपके कारण उसको बार बार आने जाने में असुविधा हो रही है। और इतने हमारे मथुरावासी, हमारे ब्रजवासी इतने सम्मानित है और इतने मानव प्रेमी है कि वो बीएलओ को सहयोग जरूर करेंगे और अगले 2 दिन में फॉर्म अपना भर करके दे देंगे। कुछ लोगों अगर फिर भी रह जाते हैं तो हम शनिवार और रविवार को एक मेगा कैंप करेंगे। उसके बाद यदि कोई नहीं आएगा तो अगर उसका मतदाता सूची से नाम कटता है तो व्यक्तिगत जिम्मेदारी उसकी होगी। इसके लिए प्रशासन, इसके लिए कोई अन्य जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि हमने सभी जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया है, व्यापार मंडल से आग्रह किया है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से आग्रह किया है, सभी स्कूलों के प्रिंसिपल के साथ बैठक करके आग्रह किया है और बार बार हम अपने पत्रकार बंधुओं से, अपने मीडिया के बंधुओं से भी अनुरोध कर रहे हैं कि ये मतदाता होना स्वयं की जिम्मेदारी है, इसके लिए वो प्रशासन पे निर्भर ना रहे। कहीं कोई असुविधा आती है तो हमारा 1950 एक कंट्रोल रूम का नंबर है। इसके अलावा हर विधानसभा का एक अलग से हमने मोबाइल दिया हुआ है, उसका मोबाइल का नंबर है, और हमारा जो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल कमांड सेंटर है उसका अलग नंबर है, उस पर भी कॉल करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं। उप जिलाधिकारी गण हैं, तहसीलदार हैं
उनसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। हमारे एडीएम फाइनेंस हैं, एडीएम प्रशासन है, एडीएम नमामि गंगे हैं, एडीएम जुडिशियल हैं, जिनको एक एक तहसील की जिम्मेदारी दी हुई है, उनको बात कर सकते हैं। और किसी से भी बात ना बने तो अपने जिलाधिकारी को याद कर सकते हैं, एक मैसेज डाल देंगे, विदिन मिनट और 2 मैं उनके सीधे संपर्क में होऊंगा। परंतु इतना तो मैं सहयोग अपने नागरिकों से मांग सकता हूं कि तत्काल वो भर करके अपना बीएलओ का फॉर्म हमारे अपना इनोमरेशन। सोनभद्र में बिजली बिल में संशोधन के नाम पर घूस मांगने के मामले में 2 कर्मचारी गिरफ्तार। विजिलेंस की टीम ने भ्रष्टाचार में लिप्त बिजली विभाग के 2 कर्मचारियों को किया गिरफ्तार। टेक्नीशियन और लाइनमैन को 30,000 रुपए नगद घूस लेते रंगे हाथों किया गया गिरफ्तार। शिकायतकर्ता की सूचना पर विजिलेंस टीम ने की छापेमारी। दुद्धि कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। आपको बता दें, सोनभद्र में बिजली बिल में संशोधन के नाम पर घूस मांगने के मामले में 2 कर्मचारी गिरफ्तार हुए हैं। विजिलेंस टीम ने भ्रष्टाचार में लिप्त बिजली विभाग के 2 कर्मचारियों को गिरफ्तार भी किया है और साथ ही टेक्नीशियन और लाइनमैन को 30,000 रुपए नगद घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। पूरी घटना आपको बता दें दुद्धि कोतवाली क्षेत्र के। अगली खबर अमरोहा से है, जहां पर पुलिस अधीक्षक अमरोहा द्वारा कानून एवं शांति व्यवस्था के दृष्टिगत थाना हसनपुर क्षेत्र में भीड़भाड़ वाले स्थान, बाजार आदि में पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। आपको बता दें, अमरोहा श्री अमित कुमार आनंद द्वारा पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद द्वारा शांति एवं कानून व्यवस्था व आमजन जनमानस को सुरक्षा की भावना जागृत रखने हेतु हसनपुर क्षेत्र के अम्बेडकर चौक, गजरौला बस ऑटो स्टैंड आदि मुख्य बाजार व भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गश्त और भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया गया एवं ड्यूटीरत अधिकारी कर्मचारी गणों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। पैदल गश्त के दौरान आमजन, व्यापारी और दुकानदारों से वार्ता भी की गई है और साथ ही महोदय द्वारा जनपद के समस्त थानों को अपने अपने क्षेत्र में पर्याप्त पुलिस बल के साथ अलर्ट रहकर निरंतर भ्रमणशील करते हुए गश्त किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री अमित कुमार आनंद के निर्देश पर अमरोहा में यातायात पुलिस प्रभारी, यातायात पुलिस टीम तथा नगर पालिका टीम द्वारा संयुक्त रूप से एक व्यापक अतिक्रमण हटाओ अभियान चला है और साथ ही शहर में बढ़ते ट्रैफिक दबाव और सड़क किनारे पर हो रहे अवैध अतिक्रमण की शिकायतों को देखते हुए यह अभियान संचालित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य यातायात व्यवस्था को सुधार और सुचारू बनाना तथा आम जनता को निर्बोध आवागमन की सुविधा प्रदान करना रहा है। अभियान की शुरुआत टीपी नगर चौराहे से बिजनौर रोड पर चूना भट्टी तक की मुख्य सड़क पर की गई है। यह मार्ग अत्यधिक व्यावसायिक और यातायात की दृष्टि से संवेदनशील है, जहां प्रतिदिन भारी भीड़ रहती है। सड़क किनारे लगने वाले ठेले, दुकानदारों का फैलाव, अतिक्रमण, निर्माण और अवरोध को हटाकर फुटपाथ पर को पुनः खाली कराया गया है और इसके उपरांत शाहविलियत चौराहे से धनौरा रोड तक भी अभियान चलाया गया। इस बाजार क्षेत्र में पैदल निरीक्षण करते हुए सड़क पर कब्जा जमाए दुकानदारों, अवैध ठेलों, दुकान के आगे बढ़ाए गए शेड और प्लेटफॉर्मों को हटवाया गया। अभियान के दौरान नो पार्किंग क्षेत्रों का विशेष निरीक्षण किया गया और साथ ही शहर को जाम मुक्त और व्यवस्थित बनाने के लिए यह अभियान आगे भी सतत रूप से जारी रहेगा। आम नागरिकों से अपील की गई है कि वे सड़क, फुटपाथ व सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण न करें, प्रशासन का सहयोग करें। स्थानीय नागरिकों ने इस अभियान की सराहना की और बताया कि अतिक्रमण हटने से खुली व सुगम जगह मिल गई है। प्रतापगढ़ में युवक का शव मिलने से फैली सनसनी। झाड़ियों के बीच युवक का शव पड़ा मिला था। सूचना पर पहुंची पुलिस व फॉरेंसिक टीम पहुंची। पुलिस ने शिनाख्त कर परिजनों को दी सूचना। शव को पोस्टमार्टम हाउस जांच में जुटी पुलिस। कोतवाली देहात के एटीएल फैक्ट्री के पास का मामला। पुलिस को एक अज्ञात शव एटीएल ग्राउंड के पास कोतवाली देहात क्षेत्र में पड़े होने की सूचना मिली। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और उनके द्वारा छानबीन शुरू करी गई। छानबीन में इस व्यक्ति की पहचान आकाश यादव के रूप में हुई, जिसके सिलसिले में गुमशुदगी थाना रानीगंज पर पहले से दर्ज थी। मृत्यु का स्पष्ट कारण जानने के लिए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होती है, रिपोर्ट के अनुसार पुलिस के द्वारा नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
ऋषिकेश में इस वर्ष भी बसंतोत्सव कार्यक्रम हर साल की तरह धूमधाम से मनाया गया। 22 जनवरी से 25 जनवरी तक कई प्रकार के कार्यक्रम होंगे। इन कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने के लिए भी श्री भरत मंदिर परिसर में एक बैठक हुई, जिसमें शहर के तमाम गणमान्य लोग शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता कर रहे मंदिर के महंत वत्सल शर्मा ने बताया कि 5 दिन तक चलने वाले कार्यक्रम इस बार और ज्यादा आकर्षण रहने वाले होंगे और कार्यक्रम में मुख्य रूप से साइकिल रेस, दंगल प्रतियोगिता, सांस्कृतिक नाइट, बैडमिंटन प्रतियोगिता, रक्तदान शिविर में मटकी फोड़ कार्यक्रम किए जाएंगे। इसके अलावा कवि सम्मेलन, बेबी शो, कला प्रतियोगिता और रस्साकशी कार्यक्रम भी शहर वासियों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। भगवान भरत की शोभा यात्रा भी शहर वासियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष दीप शर्मा ने बताया कि इन सभी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए 17 दिसंबर को एक बैठक और की जाएगी। कर रहे हैं कि वो बैंड भी यहाँ पर आए, यहाँ पर कोशिश करें। और इसके अलावा हमारे यहाँ मटकी फोड़ प्रतियोगिता है और एक साइकिल प्रतियोगिता जो हर बार होती है वो तो है ही। इस बार एक और सुझाव आया है कि जो 40 वार्ड है हमारे, उन 40 वार्डों की एक एक टीम पार्षद के नेतृत्व में रहेगी। जो रस्साकशी का प्रोग्राम होगा वो यहीं भरत मंदिर ग्राउंड पे होगा। और ये कुछ नए उसमें ऐड किए हैं। एक बैडमिंटन प्रतियोगिता भी रखी है और एक शतरंज का भी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन शतरंज की भी कोशिश कर रहे हैं कि वो शतरंज की प्रतियोगिता के ये नई चीजें ऐड हुई हैं इस बार। दंगल प्रतियोगिता इस बार जो होनी है उसके लिए स्थान कहाँ पे होगा, क्योंकि नगर निगम में होता था? भरत मंदिर इंटर कॉलेज में होगा। इस बार दंगल जो है भरत मंदिर इंटर कॉलेज में होगा। कवि सम्मेलन हुआ करता था, इस बार कवि सम्मेलन है। हाँ, कॉमेडी नाइट का सुझाव आया कि अब एक्चुअली कवि सम्मेलन और भजन संध्या और कॉमेडी नाइट, इन 3 में से 2 कोई प्रोग्राम होंगे। अच्छा, इसके लिए फाइनल के लिए कोई और मीटिंग होगी अभी कार्यक्रमों को? हाँ, अभी 17। अगली खबर, जहां गाय को राज्य माता का दर्जा दिलाने के लिए हरिद्वार से गौ सेवक ने दंडवत यात्रा शुरू की है। आपको बता दें, सोमवार को हर की पौड़ी से शुरू हुई इस यात्रा में कई गौ सेवक मौजूद रहे। ये यात्रा हर की पौड़ी से परेड ग्राउंड देहरादून तक की जाएगी। यात्रा में चल रहे गौ सेवक रोजाना 3 किलोमीटर सड़क पर लेट कर चलेंगे। गौ सेवक विनोद चंद्र भट्ट और साथ ही अनिकेत गिरीन का कहना है कि इस यात्रा के माध्यम से गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिलाने की मांग सरकार से की जा रही है। उन्होंने सभी हिंदुओं से यात्रा से जुड़ने का आह्वान किया है। रामनगर के ट्रांसपोर्ट नगर में मंगलवार की सुबह उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक युवक अपने साथियों के साथ मैकेनिक की दुकान पर पहुंचा और मामूली विवाद को आपको बता दें कि हथियारों की गर्मी में तब्दील कर दिया गया। भीड़भाड़ वाले इलाकों में अचानक उठे चीख पुकार ने लोगों को सहमा दिया और साथ ही जानकारी के अनुसार मोहम्मद रमजानी की दुकान पर टायरों से जुड़े पुरवाने विचार और साथ ही उसको लेकर नगर के खनन ट्रांसपोर्ट हाजी सलीम का पुत्र परवेज करीब 20-25 युवक के साथ पहुंचा और देखते ही देखते कहासुनी गाली गलौज में तब्दील हो गई। फिर हाथापाई भी शुरू हो गई। स्थिति अब और ज्यादा भयावह हो गई जब परवेज ने तमंचा निकाला और आपको बता दें कि हवाई फायर करने का प्रयास किया है। मौके पर मौजूद लोगों की सांसें जैसे थम गई, लेकिन किस्मत ने भी साथ दिया। फायर मिस हो गई। फायर मिस होते ही परवेज घबरा गए और तमंचा मौके पर फेंक कर अपने साथियों के साथ फरार हो गए। अचानक हुई इस वारदात से आसपास में भगदड़ मच गई है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। घटनास्थल पर लगे डीबीआर को कब्जे में ले लिया गया है। पुलिस मामले की बारीकी से जांच कर रही है और आसपास की सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है ताकि आरोपियों की सही से संख्या और पहचान पक्की की जा सके। खबर रायवाला से है, जहां रायवाला थाना क्षेत्र अंतर्गत हरिद्वार देहरादून हाईवे पर आबकारी विभाग की टीम ने शराब की खेप पकड़ी है। 2 वाहनों से तस्करी हो रही 25 पेटियां शराब और बियर की बरामदगी हुई है। आपको बता दें, चालकों को शराब तस्करी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। तस्करी में इस्तेमाल दोनों वाहनों को भी कब्जे में लेकर सीज कर दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए तस्करों से पूछताछ की जा रही है। इस बड़ी कार्रवाई की सूचना मिलते ही देहरादून से आबकारी आयुक्त अनुराधा पाल मौके पर पहुंची और उन्होंने आबकारी इंस्पेक्टर प्रेरणा बिष्ट से बातचीत तस्करी और साथ ही शराब तस्करी का फीडबैक लिया है। और साथ ही यहां मुखबिर की सूचना पर आबकारी विभाग की टीम ने वाहनों का पीछा किया और शराब की खेप को बरामद कर लिया है। फिलहाल पता चला है कि आरोपी चंडीगढ़ से पहाड़ों में शराब सप्लाई करने का धंधा करता है। पुलिस और आबकारी विभाग की टीम से बचने के लिए आरोपियों ने ज्यादातर हाईवे का इस्तेमाल नहीं किया और देहात क्षेत्र से होते हुए रायवाला तक पहुंच गए।
पूरा सिस्टम बनाया हुआ है और गाड़ी के नीचे बनाने के लिए पूरा सिस्टम बनाया गया। पूरी गाड़ी को उखाड़कर हमें इसमें लेना पड़ा है। जाइलो गाड़ी एक यूज करी 15 पेटी जिसमें मिली है और एक सेंट्रो गाड़ी यूज करी है जिसमें 10 पेटी मिली है। अभी फिलहाल दोनों अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेजेंगे। प्रेरणा हमारी जो यहाँ पर है सब इंस्पेक्टर उनकी टीम ने और पान सिंह राणा और अर्जुन सिंह और अन्य इंस्पेक्टर हमारे हैं, इन लोगों ने सबने मिलकर बहुत अच्छा काम किया है। तो ये सूचना के आधार पर मिली है और हमारा पूरा फोकस रहता है कि अवैध शराब उत्तराखंड में ना आ पाए, लेकिन फिर भी लगातार आते रहती है। तो लगातार हमारा सिस्टम ऐसे ही जागरूक रहेगा और मुखबिरी करके पकड़ता रहेगा, तो हम निसंदेह ये अवैध शराब भी रोक पाएंगे और फिर उत्तराखंड का राजस्व में भी बढ़ोतरी होने की संभावना है। ये सब अभियुक्तों के पास पहले एक खेप गई थी जहां से मुखबिरी हुई है। अभी अभियुक्तों से पूछताछ की जाएगी। अगर कोई और अन्य पूरा हम अगर कोई सिंडिकेट है पूरा इस तरह का, क्योंकि काफी मात्रा में शराब मिली है, तो वो सिंडिकेट से पूरी जानकारी ली जाएगी और उसके बारे में कार्रवाई खरीदी गई थी। ये अभी चंडीगढ़ से आई है, अभी ठेके का पता। अभिनेता धर्मेंद्र के अस्थि विसर्जन के लिए वीआईपी घाट पर जोरदार तैयारी की गई थी, लेकिन मीडिया से दूरी बनाए रखने के चलते आखिरी पल में वीआईपी घाट पर विसर्जन नहीं किया गया। लखनऊ के लोक भवन में सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 21 में से 20 प्रस्ताव पास हुए हैं। बैठक में उद्योग, शहरी विकास, स्वास्थ्य और साथ ही खेल, पर्यटन, पर्यावरण और कारागार से जुड़े अहम फैसलों पर मोहर लगी है। औद्योगिक निवेश की बात करें तो शाहजहांपुर में मथुरा की कंपनियों को प्रोत्साहित राशि 2017 व 2012 की नीतियों से जुड़े प्रस्ताव मंजूर और साथ ही शहरी विकास, कानपुर AMRUT पेयजल योजना फेज 2 और साथ ही बरेली AMRUT 2.0 को वित्तीय स्वीकृति, कानपुर में पाइपलाइन विस्तार के लिए बटन मंजूर और साथ ही स्वास्थ्य, कानपुर में अस्पताल निर्माण के लिए नजूल भूमि हस्तांतरण और साथ ही मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल की मंजूरी और हर मंडल में DDRC केंद्र की स्थापना। और बात करें अयोध्या की तो विश्व स्तरीय मंदिर संग्रहालय की अनुमति और टाटा एंड सन्स की भूमि 25 एकड़ से बढ़कर 52.102 एकड़। खेल की बात करें तो वाराणसी सिगरा स्टेडियम को उच्च स्तरीय खेल केंद्र बनाया गया। MOU और साथ ही खिलाड़ियों को प्रशिक्षण अवधि से ड्यूटी माना गया। और साथ ही सड़क निर्माण की बात करें तो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के घाटापुर पुल की मरम्मत, चंदौली और सकल डीहा सैदपुर मार्ग को 4 लेन बनाने की मंजूरी दी गई है। परंपराएं हैं, हमारी विरासत है, हमारी आस्था है, लोग उसे आगे बढ़ा रही है। अयोध्या भगवान श्री राम का जन्म स्थान है और अयोध्या का हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है अयोध्या। और भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में अयोध्या है। हमारी पार्टी ऐसी एक अकेला राजनीतिक दल है जिसने अपने संकल्प पत्र में कहा 1988 हमें अगर सरकार बनाने का कभी अवसर देश की महान जनता देगी तो हम अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर मंदिर निर्माण में आने वाली बाधाओं को दूर करेंगे। और मेरे लिए देश के 140 करोड़ लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है। माननीय न्यायालय के आदेश पर अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना है और हमारी सरकारें उसको अनेकों योजनाएं बनाकर, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, उसे और भव्यता प्रदान करने का काम कर रही है। मैं धन्यवाद करता हूं उत्तर प्रदेश की मंत्रिमंडल का, माननीय योगी जी का, कि उन्होंने इस ओर अपना कदम आगे बढ़ाया है। रोहिणियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा बयान दिया है, कहा है कि घुसपैठिए सुरंग के जरिए आते हैं और गरीबों के हक पर डाका डालते हैं। ये सच्चाई है। जी मैं बता देता हूँ, शीतकालीन सत्र को लेकर शीतकालीन सत्र पर मेरी मौजूदगी तक कोई चर्चा नहीं हुई थी, लेकिन आज दिव्यांगजनों के लिए एक बहुत बड़ा फैसला आज की कैबिनेट ने दिया है। उत्तर प्रदेश के सभी 18 मंडलों दिव्यांगजन विभाग के माध्यम से DDRC केंद्र खोले जाएंगे, जिसके माध्यम से दिव्यांगजनों को प्रारंभिक स्तर पर चिन्हित करके उनकी दिव्यांगता को समाप्त करने का, कम करने का प्रयास किया जाएगा। आज की कैबिनेट ने दिव्यांगजन विभाग के प्रस्ताव पर सहमति दर्ज की है। इसके अलावा अन्य प्रस्तावों पे चर्चा जारी है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का प्रयास
उत्तर प्रदेश को समग्र विकास की दिशा में ले जाने का है। तो कैबिनेट की बैठक का जो परिणाम है, उत्तर प्रदेश के विकास के क्रम में एक बेहतरीन परिणाम लेकर आज की कैबिनेट लेने वाली है। जी थैंक यू। तो उन्होंने निर्णय पहले ही कर चुके हैं, माननीय मुख्यमंत्री पहले उसमें आज का विषय नहीं, तो पहले ही घोषित कर चुके हैं कि कोई डेवलपमेंट सेंटर हम जिले में बनाने के लिए चर्चा वाली पूंजी निकली और तो आगे काम हुआ। अयोध्या में जो बात चल रही थी किस तरीके से वहाँ पे हमारा अयोध्या मंदिर संग्रहालय लगभग 55 एकड़ जमीन स्थापित होने का कैबिनेट। सर इसके अलावा क्या और कुछ ऐसे पॉइंट बता दो? बागपत जनपद में लगभग 70 हेक्टर जमीन में, बल्कि 78 एकड़ की 78 हेक्टर जमीन में हम लोग एक आरोप जो आजकल वर्तमान जरूरत है, लोग चाहते हैं प्रकृति के साथ जुड़े, वेलनेस सेंटर के रूप में जुड़े। सर बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया गया, किन मुद्दों पर जो है आज बैठक में? आज मंत्रिमंडल की बैठक में 20 प्रस्तावों को पारित किया गया है, जिसमें हमारे नगर विकास विभाग के भी 2 प्रस्ताव थे। दोनों प्रस्तावों में अमृत योजना के तहत पहला प्रस्ताव कानपुर नगर का था, जिसमें लगभग 316 करोड़ रुपए की लागत से जो पीने के पानी का पेयजल की सुविधा है उसका विस्तार किया जा रहा है। लगभग 33 वार्ड कानपुर के उससे आच्छादित होंगे। उसी प्रकार बरेली का भी, महानगर का भी एक पेयजल से संबंधित अमृत योजना का हमारा नगर विकास विभाग का प्रस्ताव था 265 करोड़ रुपए का। इन दोनों प्रस्तावों को माननीय मंत्रिपरिषद ने माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में मंजूर किया है। मैं माननीय मंत्रिपरिषद का बहुत। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की इन तमाम खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।